बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। हमारे मुल्क की दरअसल बदकिस्मती ये है कि जो रियल इशूज़ हैं हमारे, उनके ऊपर हम बात कम करते हैं और जो सियासी इशूज़ है उसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर आजकल ये बहुत बात हो रही है कि दुबई प्लान है क्या। मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकातें हुई हैं दुबई में, बिलावल भुट्टो, जरदारी और मरीम नवाज़, दीगर और बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो दुबई प्लान के नतीजे में अब होने क्या जा रहा है? दुबई प्लान में जो कुछ भी डिसाइड होगा इन लोगों के दरमियान, क्या उससे पाकिस्तान के 22 या 24 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला होगा? और होगा तो कैसे होगा? उस दुबई प्लान में ऐसा क्या होगा कि पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है, बदहाल है, गरीब आदमी परेशान है, वो रेस्क्यू होगा, वो अपने मसाइल से बाहर निकलेगा। मिसाल के तौर पर आज की खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में मजीद 1% इजाफा कर दिया और ये 22% पर चलेगी। अब 22% शरह सूद जब जाएगी तो उससे महंगाई का तूफान आएगा। उस महंगाई का तूफान का बोझ पाकिस्तान के अवाम पर डलेगा। और दूसरी तरफ IMF है तो उससे हमें तकरीबन 1.2 बिलियन US चाहिए और उन्होंने कहा कि 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगा। अब ये हुकूमत कहती है, वजीर खजाना कहते हैं कि ये आम अवाम पे बोझ नहीं जाएगा। ये तो तब पता लगेगा ना जब आप लगाएंगे। अब इन हालात में एक सवाल यह है कि पाकिस्तान में जो आप बात करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की, वो कैसे होगी? अच्छा, दूसरी तरफ मैंने पहले भी कल एक शो में जिक्र किया था और मैं देख रहा था और मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान के अपने इशूज़ हैं और हम पाकिस्तान बेस्ड जर्नलिज्म करते हैं या पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की जो सियासत है वो वन वे और दी अदर पाकिस्तान के गिर्द घूमती है और एंटी पाकिस्तान एजेंडा मोदी सरकार इलेक्शंस में इस्तेमाल करती है वोट हासिल करने के लिए और समहाउ वहाँ पे तासुब भी है। पाकिस्तान में हम लोग अपने इशूज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ खबर रखनी चाहिए। मैं ये देख रहा था कि जो मोदी का दौरा अमेरिका है उसमें रिपोर्ट ये हो रहा है कि अमरीकी मल्टीनेशनल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़न ने 2030 तक हिंदुस्तान में अपनी सरमायाकारी को $26 बिलियन तक ले जाने का ऐलान किया है। 2030 तक अमेज़न ने $26 बिलियन तक अपनी इन्वेस्टमेंट को हिंदुस्तान में ले जाने का ऐलान किया। अब मुझे कोई सवाल का जवाब दे इसहाक डार साहब, अगर गुस्सा ना करें, कि अमेज़न ने या अमेरिका की दीगर कंपनियों ने कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने का ऐलान किया? उसके बाद अमेज़न के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अमेरिका में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई है उसके बाद ऐलान हुआ है कि नई मनसूबा बंदी सरमायाकारी में $6.5 बिलियन का इजाफा होगा। ठीक है जी। और CEO जो गूगल का है सुंदर पिचाई, उसने सहाफ़ियों को बताया कि गूगल इंडिया डिजिटाइजेशन फंड में $10 अरब की सरमायाकारी कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ अमेज़न कहता है कि 2030 तक हम $26 अरब हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, गूगल कहते हैं हम $10 अरब की सरमायाकारी करेंगे और हम यहाँ पे IMF को कह रहे हैं कि हमें $1 अरब की बाकायदा जो किस्त है वो दे दे, मामला तय हो जाए। और कोई चौथी दफ़ा हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो MD IMF को मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सिचुएशन क्या बनेगी ये नहीं हमें पता। और ये हो भी जाएगा देन द क्वेश्चन इज कि क्या उससे भी हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? मिसाल के तौर पे ये $1 अरब हम IMF से ले लेते हैं तो क्या उसके बाद पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? जवाब है कि नहीं, बिकॉज वी स्टक इन अ विशियस सर्कल और हम उसी में फंसे हुए हैं और उसमें से लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई है ही नहीं कि हमने निकलना कैसे। वाई? क्योंकि हम अपनी पॉलिटिक्स में इतने गर्क हैं, इतनी मतलब कि खुदगर्जी के साथ गर्क है कि हम कभी बात करते हैं लंदन प्लान की, कभी बात करते हैं दुबई प्लान की। अगर बात नहीं करते हैं तो ये नहीं करते हैं कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के मसाइल हल कैसे हो सकते हैं और हमारे बच्चों का एक बेहतर मुस्तकबिल कैसे हो सकता है। इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ हैं सीनियर गाजी इरशाद आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और कमर ज़बान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इरशाद आरिफ साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। क्या कहिएगा कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी सिनारियो को अगर देखें और वहाँ पर अमेरिका में मोदी का जो दौरा था उसको भी देखें और फिर जिस तरह से वहाँ से इन्वेस्टमेंट के ऐलानात आए हैं उसको भी देखें और जिस तरह से मोदी को वहाँ पे एक प्रोटोकॉल दिया है वाइट हाउस में या वहाँ की कांग्रेस में, और उसने जो वो क्या था वो चाय वाला लड़का, द टी बॉय, और वो वहाँ पे तकरीर कर रहा है और उसकी तकरीर के हर दूसरे जुमले पर वहाँ पर जो उनके पॉलिटिशियंस हैं वो खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान इस वक्त अपने मसाइल में घिरा हुआ है
اور مودی نے اس طرح کی کوئی بات بھی کی ہے وہاں پہ پاکستان کے حوالے سے. تو ہماری پرائیورٹیز درست ہیں, ترجیحات درست ہیں. آر وی گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ دیکھیں ہماری ترجیحات بالکل درست ہیں، کیونکہ 85 کے بعد جس طرح کے لوگ اس سیاست میں داخل ہوئے اور اقتدار پر قابض ہوئے اور ایک چند خاندانوں کے ہاتھ میں یرغمال ہوا ہمارا سارا معاشرہ، اس کے بعد ترجیحات تو یہی ہے نا کہ ادھر مودی دیکھیں وہ جو وائٹ ہاؤس میں ایک تو اس کو استقبال جیسا ملا، جو مشترکہ بیان تھا اس میں جو پیرا 32 تھا ٹوٹل پاکستان اسپیسیفک. میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا ہوا کہ دو ملک ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایک تیسرے ملک کے بارے میں جاری کریں، اور ان میں سے ایک ملک جو ہے وہ پاکستان کا دوست ملک بھی ہو، پاکستان کا ماضی میں اسٹریٹجک پارٹنر بھی رہا ہو، اور ہم اس کے لیے 2 جنگیں بھی لڑ چکے ہوں. وہ زبان استعمال کر رہا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن جو مودی کی زبان ہے، اور وہ مودی سے اتفاق کر رہا ہے، اور ہمیں کراس بارڈر ٹیررزم کو روکنے کی ہدایت کر رہا ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ فلاں تنظیم کے ساتھ یہ سلوک کرو، فلاں کے ساتھ یہ سلوک کرو. اور یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی جمعرات کی شام کو، اور ہمارا دفتر خارجہ جا کے بولا ہے اتوار کے دن، اور کل بلایا گیا ہے ان کے ڈپٹی چیف مشن چیف کو. تو ہماری اس سے ترجیحات کا علم ہوتا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہماری ترجیحات یہ ہے کہ اس کو پکڑ لو، اس کو گرا دو، اس کو اٹھا دو، اس کو وہ جو شعر ہے کہ بگاڑ کر بنائے جا، ابھار کر مٹائے جا، میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا. ہمارے ہاں تو یہ کھیل ہے کہ اس کو اٹھا لو، اس کو بند کر دو، اور پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے، پاکستان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اگر پرواہ ہوتی تو 1.25 سال کچھ تھوڑی مدت نہیں ہوتی. 1.25 سال میں ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے تھا کہ ہر دن ہمارا زوال کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم ہر دن تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہر دن عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن ہماری ترجیحات میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. آپ نے درست کہا کہ 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کے لیے ہم اربوں ڈالر کا نقصان کر چکے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. یہ جو روپی کو ڈی ویلیو کیا ہے، جو عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے، جو کارخانے بند ہوئے ہیں، جو ریونیو کا نقصان ہوا ہے، جو ایکسپورٹ ہماری کم ہوئی ہے، یہ سارے نقصانات ہم کر کے خوش ہیں اس بات پہ کہ ہمیں 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کا قرضہ مل جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا، اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن میں آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ چونکہ ہماری حکمران اشرافیہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اس ملک کو تباہ کرنا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، سیاسی مفاد کے لیے، خاندانی مفاد کے لیے، اور اس ملک کو گروی رکھنا ہے دوسرے کے ہاتھوں میں، تو وہ اپنی ترجیحات میں درست ہیں. بالکل. نذیر لغاری صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں 1.2 یا 3 بلین $US چاہیے، اور اس کے لیے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے وہ ایم ڈی آئی ایم ایف سے بار بار مل چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ پورا ایک فلم ہی چل رہی ہے میرے حساب سے تو کہ آئی ایم ایف کی قسط اور آئی ایم ایف کا پروگرام یہ مکمل ہوگا نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے کہ یہ مکمل ہو نہیں رہا اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ شرائط مزید پوری کریں، ہماری حکومت بات کرتی ہے ہم اگلے پروگرام میں جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کشکول ہمارے ہاتھ میں ہے اور جو ہمارا نصیب تو رہا، لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ کیا آگے ہمارے بچوں کا بھی یہ نصیب ہوگا کہ کشکول ہاتھ میں ہوگا اور آئی ایم ایف کی طرف، کبھی ورلڈ بینک کی طرف، کبھی دیگر دوست ممالک کی طرف دیکھیں گے. اس ملک میں جو پوٹینشل ہے اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کرتے، اس کو ہم ایکسپلوئٹ نہیں کرتے، اس کو ہم ڈسکور کر کے آپٹیمم لیول پہ لے کر نہیں جاتے ہیں، اور جو دیگر شارٹ ٹرم چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، اور اس سے پھر ہمارے مسائل نہیں حل ہوتے. تو یہ جو پرابلمز ہیں یہ کیسے حل ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اور ان حالات میں ہو سکتے ہیں آج کل جب اتنی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، تقسیم ہے، پولرائزیشن ہے، ایک انسرٹرنٹی کا عالم ہے، ان حالات میں آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے لغاری صاحب؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ بڑا کمپریہنسو سوال ہے آپ کا، اور خاصا پریشان کن بھی ہے، اس لیے کہ یہ اس ایسے سوال پر بات کرتے ہوئے ہمارا بھی اور
आपके नाजरीन का भी ज़ाहिर है एक तकलीफ दह मरहला है, इसका जवाब देना भी और इसके बारे में बात करना भी, इसलिए कि हमारे यहाँ एक मसला रहा है कि हम जो है वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप जो जिसने पाकिस्तान बनाने से पहले उसको एलिमिनेट किया, और फिर ये कि हमने गमलों में सियासतदान हो गए जो हमारे किसी काम के नहीं थे, और हमने एक रियल पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं मौजूद। तीसरी बात ये है कि आप देख लेना आप हैं क्या, आपके बारे में कोई कह सकता है कि आप वेलफेयर स्टेट हैं, आप किस तरह की स्टेट हैं, ये आपका आज तक नैरेटिव नहीं तय हो सका है कि आपने डिलीवरी करनी है, आप डिलीवरिंग स्टेट हैं या नॉन स्टेट हैं, या आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने हमेशा खतरात रहते हैं और आपने अपनी सिक्योरिटी करनी है, इसके अलावा तो आपकी कोई वो नहीं है। और तीसरी बात यह कि जब आपके सामने दरवाजे पर तरक्की आ जाती है तो आप उसको ठुकरा देते हैं। ये बिल गेट आए थे और आपके पास लेकर आए थे ये पैगाम कि जनाब हम आपको यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, कुछ आपके यहाँ आईटी का प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, उन्होंने कहा ये हमारी मुखबरी के लिए आया हुआ है और हमने उसको भगा दिया। फिर आपके यहाँ आपको याद होगा कि 2014 में आईटी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन $400 बिलियन तक चली गई थी, और फिर उसके बाद जो है एक कंपनी की $350 मिलियन थी और आपने उस कंपनी का गला घूटा और आपने कहा बंद करो अपना कारोबार, दफा हो जाओ, और हम तो मैंने सुना गिरफ्तार कर लिया। आपने पूरा 1.5 साल उनको जेल में रखा और कोई उनके खिलाफ कोई चीज नहीं थी, पूरे मुल्क में कोई चीज साबित नहीं हुई, लेकिन आपने उनको जो है फंसा कर रखा और कहा कि आईटी का कारोबार ही नहीं करो। तो आप अगर इस तरह से तरजीहात तय करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब ये $50 अरब का भी आपके पास हो सकता था, जब इंडिया में 200 अरब का आप आईटी के एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं, जब आयरलैंड में $150 बिलियन की जो है वो अगर आईटी के एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं तो आपके यहाँ क्यों नहीं हो सकते हैं? आपके यहाँ हो सकती हैं, लेकिन आपने अपने आला तरीन दिमाग जो है उनको तो एक तरफ करके बिछाया हुआ या स्पेस नहीं दे रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है। मसाइल को नहीं डिस्कस करता हूँ मैं अपने घर में बात करता हूँ, मेरे बच्चे बाहर जो है वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपको बताते हुए ना आपको इम्प्रेस करना चाहता हूँ ना खुद होना चाहता हूँ। तो उनके लिए तो स्पेस नहीं है, मुल्क के अंदर तो स्पेस नहीं है कि आप उनको कुछ दे सकें। तो हमारे यहाँ नौकरी अगर हम बच्चों को, उन्हीं बच्चों के लिए अगर मैं नौकरी लेने के लिए निकलूं तो मेरे पास 40-50 लाख रुपए होने चाहिए कि मैं जाकर रिश्वत दूं और फिर मुझे नौकरी मिले बच्चों के लिए। अब मैं क्या करूं इस मुल्क के अंदर? आप क्या कह सकते हैं? आप जहां पर प्राइमरी टीचर की नौकरी बगैर रिश्वत के ना मिलती हो, चाहे चपरासी की नौकरी बगैर रिश्वत के ना मिलती हो, जहां आपको सिर्फ करप्शन के वास्ता पड़ता हो हर चीज के लिए, तो फिर आप वहां पर क्या डिलीवर करेंगे? और आपके पास तरक्की का कौन सा रास्ता निकल आएगा? आपके यहाँ ना तो बिजनेस होता है, ना आपके यहाँ जो है एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई आपके पास कुछ चीज बनती है, तो आप क्या करेंगे? दुनिया के अंदर क्या मार्केट बनाएंगे? आप एक चीज बनाते हैं, एक खौफ होता है, वो आप बेचते हैं या आप उसका कारोबार करते हैं, या एक खौफ होता है या कोई दहशत होती है जिसका आप कारोबार करते हैं। इसके अलावा तो आपके पास बेचने के लिए कोई चीज नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा लगारी साहब ये बताइएगा कि जो हमारे हालात है वो तो हम डिस्कस करें, बट एट द सेम टाइम अब जिन लोगों के हाथ में इस मुल्क की अपेरेंटली बागडोर है और जो लोग अहले इक़्तिदार हैं वो सारे तो इस वक्त दुबई में बैठे हुए हैं। पीडीएम की जो हुकूमत है उसके जो लीडर्स हैं इस वक्त वो तो दुबई में बैठे हैं। मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी दुबई में हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी दुबई में हैं, और उन लोगों के बच्चे भी दुबई में हैं, वहाँ पे मुलाकातें भी हो रही हैं। अब ये दुबई प्लान में क्या डिस्कस हो रहा है? क्या दुबई प्लान में पाकिस्तान को मसाइल में से किस तरह से निकालना है ये डिस्कस हो रहा है, या दुबई प्लान में ये डिस्कस हो रहा है कि इंतखाबात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? और अगर ये डिस्कस हो रहा है कि इंतखाबात होने चाहिए नहीं होने चाहिए एक जमहूरियत में, तो फिर बतौर जमहूरियत हम किधर खड़े हैं और इस दुबई प्लान में से क्या निकलेगा अवाम के लिए? मेरे ख्याल में दुबई में अगर कुछ चीज डिस्कस हो रही है तो एक तरफ से ये कहा जा रहा होगा कि इलेक्शन होने चाहिए और एक तरफ से कह रहा होगा कुछ देर में होने चाहिए। ये एक अंदाजा है मेरा, और इसमें बिल्कुल कतईयत के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ओरिजिनली क्या बात हो रही होगी डिस्कस। और ये शायद इसलिए कह रहे होंगे कि जनाब एक शख्स की यहाँ आमद मुमकिन नहीं है, इसलिए हम जाकर वहाँ जाकर मुलाकात कर रहे हैं। तो एक को जो है एक प्रोसेस के बाद, और प्रोसेस मैं उसको अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रोसेस जायज था, गलत, ठीक था, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। मैं इस तरह बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि जिस प्रोसेस के जरिए उसको बाहर किया गया, जिस तरह से उसको निकाला गया, वो निकाला जाना ठीक था या गलत था, ये इस पर बात तारीख फैसला करेगी। लेकिन उस वजह से जो है हम बहुत बुरे हालात का शिकार हुए हैं। हमने गमले में लगाए, वो भी कहीं गमले से बाहर नहीं थे,
وہ بھی کسی نہ کسی گملے سے تھے. ہم نے ایک اور گملے والے کو سجانے کے لیے اس کو لیا تھا, اب ہم بھگت رہے ہیں ساری صورتحال کو. ایک تو یہ ہے, اور وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا الیکشن جو ہیں اگر یہ ہوتے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی, کیا یہ جو ہیں اگر ایک خاص پارٹی کو اس سے الگ کیا جاتا ہے یا نہیں, اس کو پارٹیسپیٹ کرنا جاتا تو اس کی حیثیت کیا ہوگی, اور کیا یہ اس طرح سے یہ آگے بڑھ سکیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں پر ڈسکشن ہو رہی ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد ارشاد عارف صاحب کی طرف جاؤں گا آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. ارشاد عارف صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو دو باتیں میں کر رہا تھا لغاری صاحب سے, وہی دو سوال آپ سے بھی ہیں. نمبر ایک, یہ دبئی پلان کی پٹاری میں سے عوام کے لیے کیا نکلے گا؟ پی پی اور نون لیگ کی قیادت کے درمیان کون سے معاملات طے ہونے جا رہے ہیں؟ جب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا تو کیا پھر کوئی الیکشن کی ڈیٹ پہ آپ کو لگتا ہے اتفاق ہو جائے گا؟ کیا کوئی دیگر معاملات پہ اتفاق ہو جائے گا کہ الیکشن لڑنا کیسے ہیں؟ دونوں جماعتوں نے بالکل ایک دوسرے کے رائیولز کے طور پہ لڑنا ہے جیسے کہ پہلے لڑتے چلے ہیں, لیکن یا کچھ جگہوں پر جیسے کہ خبر ہی آ رہی تھی کہ یوسف رضا گیلانی یا راجہ پرویز اشرف یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اس طرح کے کچھ حلقوں کے اوپر. اور دوسرا پھر میں وہ -1 کی طرف آتا ہوں, پہلے اس پہ کامنٹ کر دیں پلیز. جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ ایشو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بھی نہیں ہے. ابھی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک حلقے میں یہ سوچ ہے کہ فی الحال الیکشن یعنی اکتوبر میں الیکشن ہمارے مفاد میں نہیں ہے. اچھا جی. اور ہم جو اپنا سرمایہ لٹا چکے ہیں اس کے بعد الیکشن میں جانا ایک خودکشی ہوگی, تو اس کو اگر 6 مہینے 8 مہینے ٹالا جا سکتا ہے تو ٹال لیا جائے. جبکہ آصف زرداری صاحب کے بارے میں اطلاعات یہی ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ اگر ایک دفعہ الیکشن ملتوی ہو گئے یا آگے چلے گئے تو پھر گیم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور پھر شاید یہ الیکشن اگلے 1.5-2 سال میں نہ ہو پائیں, اور پھر اس کا نقصان ہم سب کو بھی ہوگا, جمہوریت کو بھی ہوگا اور پارلیمنٹ کو بھی ہوگا. لیکن نون لیگ کو اس کی فکر نہیں ہے. نہیں, نون لیگ میں ایک سوچ ہے. نون لیگ بحیثیت مجموعی جو ہے متحد نہیں ہے ایک نقطے پر. ایک گروپ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں جو بھی حالات ہوں, خاص اس کے نتیجے میں بلاول بھٹو وزیر اعظم بنتے ہیں یا کوئی اور بنتا ہے, ہمیں اس پر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک دھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں واکو اور پیپلز پارٹی کو نہیں دینا چاہیے. سر ایک سوال یہاں پہ اور بھی آپ سے, ایک سوال, یہ جو ایک تاثر بڑا سٹرونگ ہو گیا ہے کہ جی اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر کوئی دستے شفقت بھی ہے اور بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے زرداری صاحب خود آنے کا سوچیں کسی کیپیسٹی میں, اس کی بنیاد کیسے بنائی جائے گی؟ سوال یہ ہے, مثال کے طور پہ میں اگر پنجاب کی پولیٹکس کو دیکھوں جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور وہ اکثر کہتے ہیں نا that the road to اسلام آباد comes through پنجاب, جو پنجاب لے کے جاتا ہے وہ وفاق میں بھی حکومت بناتا ہے. تو پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کے بیڑی غرق ہیں, یا ادھر پی ٹی آئی کا ووٹ تھا یا ادھر پی ایم ایل این کا ووٹ تھا, پیپلز پارٹی کا تو کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تھا یہاں پہ. تو جب یہ بات ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی اگلی حکومت آ سکتی ہے یا بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن سکتے ہیں اگلے, تو یہ پنجاب میں کیسے سیٹیں ملیں گی, کیسے ممکن ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ اس مفروضے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے اور عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو حکومت بنانی چاہیے. اگر یہ بات سچ ہو تو پھر تو کوئی امکان نظر نہیں آتا. لیکن اگر یہ ہو کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا اثاثہ لٹا چکی ہے ایک 15 ماہ میں 14 ماہ میں, اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ چھوڑا نہیں گیا, کھلا میدان نہیں ہے, تو اس کے بعد اس خلا کو کس نے پر کرنا ہے؟ وہ پیپلز پارٹی نے کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ صادق سنجرانی کے الیکشن سے بھی پہلے بلوچستان گورنمنٹ میں جب ظاہری صاحب کی حکومت تبدیل ہوئی تھی اس وقت سے دیکھ لیں اب تک جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھے پتے کھیلے ہیں اور مقتدر قوتوں کے وہ فیورٹ رہے ہیں. اور یہ جو تبدیلی آئی ہے جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی, یہ بھی گیم زرداری صاحب کا تھا. نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون تیار نہیں تھے, وہ تو استعفوں کی بات کر رہے تھے, لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ جی آپ عدم اعتماد کی طرف آئیں اور ہم کامیاب کریں گے. تو وہ پلان کامیاب ہوا. اس لیے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اب تک چونکہ پچھلے کم از کم
3-4 साल में 5 साल में जरदारी साहब जो है वो बेहतर मोहरे साबित हुए हैं, बेहतर अंदाज में वो सियासी मामलात को समझते भी हैं और चलाते भी हैं, इसलिए उनका चांस बन रहा है। और आखिरी जो बात है वो ये है कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो हुकूमत साजी में अहम किरदार हैं उनके लाडले हैं या उनके चहेते हैं या उनके लिए काबिल कबूल हैं। इस बुनियाद पर ये बात की जाती है, कही जाती है। अच्छा, अब अगली बात जो ये खबर ज़राए से जो गर्दिश कर रही है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो चेयरमैन पीटीआई से मिलके उन्हें कन्विंस करेंगे जल्द और उनकी मर्ज़ी से कोई -1 के लिए उनको आमादा करने की कोशिश करेंगे, और इस हवाले से जो पीटीआई के अंदर मेंबरान हैं उनको उन्होंने एतमाद में ले भी लिया है। किस हद तक ये बात, आप इसके ऊपर क्या तज्जिया करेंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या तब्दीली आएगी? बात यह है कि अगर इसके लिए तैयार हो सकते हैं तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि आपको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये हम -1 और -2 का खेल कब तक खेलेंगे, इसका मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है। आपने नवाज शरीफ साहब को माइनस करके बिल आखिर उन्हीं के चरणों में जाके उन्हीं के पाँव पकड़ के आपने नई हुकूमत बनाई। इससे पहले भी आप ये काम कर चुके हैं। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि भुट्टो साहब को फांसी देने के बाद क्या हासिल हुआ उन लोगों को जिन्होंने उनको फांसी पर चढ़ाया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद भी पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दिया तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। नवाज शरीफ के बाद आपने इक़्तिदार दिया शहबाज शरीफ का तो उसका फ़ायदा क्या हुआ है मुल्क को, कौम को, जमहूरी निज़ाम को, किसी और को। तो ये खेल मेरा ख्याल है अब ख़त्म होना चाहिए। इस खेल का कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहते हैं। हम अपने दुश्मन भारत को वाक़ुआ दे रहे हैं, इस खित्ते में भी बल्कि आलमी सियासत में भी। और हमारा जो किरदार एक स्ट्रेटेजिक हम अपने आप को समझते थे कि एक स्ट्रेटेजिक हमारी पोजीशन है, उस पोजीशन को हमने कमज़ोर कर दी है। अब हमारी क्या वक़्त रह गई है कि चीन हमें कोई बेल आउट पैकेज देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है जी आप IMF के पास जाएं। हमें तवक्कुआत ये थी हमारे जो मुक़्तदर हल्कों को जी जनाब हम IMF को खैरबाद कह देंगे या उनको ठीका दिखा देंगे और चीन हमें अरबों डॉलर दे देगा। आपको याद होगा यहाँ कॉलम लिखे गए थे ये रजीम चेंज से पहले कि जनाब अगर इस हुकूमत को निकाल दिया जाए तो चीन 35 अरब डॉलर दे देगा और सऊदी अरब 8 अरब डॉलर दे देगा और फलां 2 अरब डॉलर देगा। फलां क्या हुआ, क्या मिला है सिवाय तबाही के, क्या आया है। तो मेरा ख्याल है हमें इस सूरत हाल से निकलना चाहिए। अवाम को ये हक देना चाहिए कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत लाएं और तमाम लोगों को, मियां नवाज शरीफ साहब को भी वतन वापस आना चाहिए। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे ना मकबूलियत की, देखें जितने सर्वेज इस वक्त मेरे सामने आए हैं उनमें तो मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये जो GT रोड पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पोजीशन ये है कि आज अगर इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएं, 70% भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो मुस्लिम लीग नून के हाथ में कुछ नहीं आ रहा। ये इस वक्त की सर्वे रिपोर्टें हैं। तो उसके बाद उसका देखें ना, मुस्लिम लीग खुद नुकसान में रही है सारी सूरत हाल में। पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ। डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब कहते हैं कि 4 साल में हमने IMF पैकेज के नतीजे में 135 अरब डॉलर का नुकसान किया है। तो ये अदम इस्तेहकाम का ही नतीजा है ना। जो सियासी अदम इस्तेहकाम से मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है उसके नतीजे में सरमायाकार लुट जाता है, सनतकार लुट जाता है, आम आदमी बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इसका तदारुक किस तरह से होगा। ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू सवालनामा। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने। कायरा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब फरमाइएगा कि ये दुबई प्लान की बड़ी बाज़गश्त है आजकल, मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो मुलाकातें हो रही हैं, तो क्या इन मुलाकातों के नतीजे में होगा और क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करें पाकिस्तान के अवाम? देखिए, पाकिस्तान की अवाम
کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ دبئی کے اندر زرداری صاحب اور بلاول صاحب تو اکثر عید اپنے بچوں اپنی فیملی کے ساتھ زرداری صاحب مناتے ہیں، ان کی بیٹی وہاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہیں، اور بی بی شہید کی زندگی میں بھی دبئی میں کیونکہ وہ بڑا طویل عرصہ رہی، تو دبئی ان کا بیسیکلی جلا وطنی کے بعد ان کا دوسرا گھر بنا ہوا ہے۔ وہ تو پہلے بھی دبئی میں تھے، اب میاں صاحب بھی وہاں پہ ہیں، تو نیچرلی ان کی ملاقاتیں اخبارات اور میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ہم ایک اتحادی حکومت کا حصہ ہیں، ہم آپس میں اتحادی ہیں، لہذا آپس میں ملاقاتیں ہونا عین فطری ہے، اور جب سیاسی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو سیاسی باتیں ہی ہوتی ہیں جی، پھر اور کوئی سائنسی باتیں تو نہیں ہوتی۔ تو سیاسی باتوں میں مشاورت ہوگی، آئندہ کے لیے پاکستان کے مسائل کا حل کیسے ہو سکتا ہے، میثاق معیشت دونوں جماعتوں کی خواہش ہے، ہماری قیادت زور زور سے یہ بات کہہ رہی ہے، اور اگلا الیکشن کیسے لڑنا ہے، کیا ہونا ہے، پاکستان کو اس بحران سے کیسے نکالا جائے، اس کے اوپر مشاورت ہوگی اور کیا ہونی ہے۔ تو یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میثاق معیشت کے حوالے سے، اگلے الیکشن کے حوالے سے، اس پہ ذرائع کی خبر کچھ یہ آتی ہے اڑتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں، یعنی کہ اکتوبر یا نومبر میں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے کچھ تحفظات ہیں اس کے اوپر، کیا یہ بات درست ہے؟ اور اگر ان کے تحفظات ہیں اور یہ بات درست ہے تو اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کی پوزیشن تو اپنی جگہ سالڈ ہے، لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میری مسلم لیگ کے جتنے لوگوں سے ابھی تک بات ہوئی اور وہ ہائیسٹ لیول پہ ہوئی ہے، جو ہم نچلے کارکن کے علاوہ جو ان کے سینئر لوگ ہیں ان سے بھی جتنوں سے بات ہوئی ہے، سارے کے سارے وقت کے اوپر الیکشن کے حق میں، ڈیلیڈ الیکشن کی کوئی بات نہیں سوچ رہا، کسی کے توقع میں بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ میڈیا کے اندر پتہ نہیں کیوں چل رہا ہے مسلسل کہ جی ایسا ہو سکتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ کچھ دوستوں کی طرف سے، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کوئی بات کہہ دی، وہ کبھی کبھی مثالہ لگانے کے لیے یا کوئی ایسے تبصرہ ہوا تو ایک ازمپٹیو سوال ہوا، اس کے جواب میں کہہ دیا گیا، اس کو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے۔ بڑی واضح طور پہ یہ طے شدہ امر ہے کہ آئین کے تحت اسمبلیوں کی مدت اگست کے پہلے ہفتے نہیں تو دوسرے ہفتے میں ختم ہو جانی ہے، پہلے ہفتے میں ڈیزالو ہو سکتی ہے، دوسرے ہفتے میں ختم ہو جانی ہے مدت۔ سر، میڈیا میں اس وجہ سے ڈسکس ہو رہا ہے نا کیونکہ اپیرنٹلی ایک پریسیڈنٹ ہے کہ پنجاب میں جو آئین میں مدت تھی آرٹیکل 224 میں کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، کے پی کے میں بھی وہ ہوئے نہیں، پھر وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آ گیا، اس میں 14 مئی کی ڈیٹ آ گئی، لیکن اس کے باوجود الیکشنز ہو نہیں سکے۔ تو یہ قیاس رائیاں پھر میڈیا میں جنم لے رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے وفاق میں بھی کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور وہ پرولونگ کر جائے۔ نہیں، ان قیاس رائیوں کا حقائق سے تعلق نہیں ہے، یہ قیاس کی حد تک ہے، اور قیاس کے گھوڑوں کا کوئی حد نہیں ہوتی کیونکہ وہ زمین پہ نہیں دوڑ رہے ہوتے۔ تو جو پنجاب میں اور کے پی کے میں ہوا ہے، میں عرض کرنے لگا، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں، ہاں جی فرمائیے۔ میں عرض کرنے لگا، فرمائیں۔ جو پنجاب میں ہوا، ہم نے پہلے دن اس بات کی مذمت کی، پنجاب کے چیف منسٹر جو اس وقت کے تھے انہوں نے کہا میں اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا، انہوں نے بعد میں بھی کہا، اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہم سے زبردستی اسمبلیاں توڑوائی ہیں، اور ہم نے واضح طور پہ کہا، پارلیمان نے فیصلہ کیا کہ ایک صوبے کے اندر ہونے والا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ عدالت کا فیصلہ تو پہلے دن سے متنازع تھا، اس کی میری رائے آپ کی رائے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن پہلے دن سے ہماری نظر میں، پارلیمان کی نظر میں، اکثریت کی نظر میں وہ متنازع فیصلہ تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم عدالت کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے اس طرح۔ اس لیے اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ ہو گئی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر تو دوسری کنٹروورسی ہے ہی کوئی نہیں، اب تو آئین کے تحت اسمبلی کی جو مدت ہے وہی ختم ہو رہی ہے، یا تو آپ اس کے لیے کوئی ترمیم کریں گے، اس کے لیے کوئی رستہ نکالیں گے، اور وہ رستہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئین کے اندر ایک رستہ موجود ہے کہ کسی غیر معمولی صورتحال میں اگر ایسا ممکن تو یہ پاسبل ہے، لیکن وہ غیر معمولی صورتحال بھی ڈیفائنڈ ہے۔ کیا ہے کہ اگر پاکستان میں خدا نخواستہ سول وار ہو جاتی ہے، اگر پاکستان میں خدا نخواستہ پاکستان کی جنگ لگ جاتی ہے، پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی پینڈیمک جس طرح پچھلے عرصے میں ہوا، ایسی کوئی صورت ہو تو آئین اس غیر معمولی صورتحال کے لیے کسی غیر آئینی اقدام سے بچنے کے لیے آپ کو رستہ دیتا ہے، تو اس صورت میں تو پاکستان میں ایسے کوئی حالات نہیں ہے، لہٰذا وہ صورتحال وہ سبجیکٹ ٹو ریویو آف دا کورٹ بھی ہے، لہٰذا کوئی صورت نہیں ہے کہ آئین سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کیا جائے۔ جو پنجاب کی بات ہے، پنجاب میں ہمیں عدالت کی
न्यूट्रलिटी पे भी सवाल था। अदालत सिर्फ पंजाब को इसरार कर रही थी और हमने अदालत के अंदर जाके कहा था कि आपका फैसला दुरुस्त नहीं है। और आपने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते। आप कहते हैं कि आप अदालत के उस फैसले को नहीं मानते। बहरहाल ये जो नहीं मानते वाली बात नहीं है, हमने ये कहा माना नहीं ना सर, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह फैसला है, तो इसीलिए नहीं मानते या मानते हैं? आप कह रहे हैं कि आप मानते हैं। देखिए, हम उस फैसले से इनकारी नहीं है, अदालत का एहतराम अपनी जगह, तो फिर इलेक्शंस करवा देने चाहिए थे सर, अगर इनकारी नहीं थे तो। अगर आपको ये पता हो कि इन इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान का कत्ल होने जा रहा है तो क्या आप करा देंगे? नहीं, कैसे कत्ल होने जा रहा है? इंतखाबात लोग जब अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करते हैं, नहीं ऐसा नहीं तो है। ये कोई तशबीह मुझे कोई मुनासिब नहीं लगी कायरा साहब के पाकिस्तान का कत्ल होने जा रहा है। मैं बताने लगा हूं, यानी कि इलेक्शन ना करवाने से जमहूरियत का कत्ल तो होता है। मैं बताता हूँ। जी फरमाइए ये आपकी राय है, ये आपकी राय। ये फरमाइए कि 2 सूबों में असेंबलियां तोड़ी गई थी, एक ही सूबे के ऊपर अदालत ने सुओ मोटो लेके क्यों सबसे ज्यादा इसरार कर लिया था, तो उसके ऊपर आप एतराज उठाएं, बिल्कुल उठाएं। कि अगर पंजाब में इलेक्शन, यानी कि आपका आर्गुमेंट यह है कि पंजाब में इलेक्शंस पंजाब अकेले में नहीं, KPK में भी होने चाहिए। मैं बात न्यूट्रलिटी की कर रहा हूँ, पहले जरा उस आर्गुमेंट को लेके चलते हैं ना। नहीं, आप अदालत की न्यूट्रलिटी, चलें आप बोलें, फरमाइए। बात यह है बैरिस्टर साहब कि अदालत की न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल था, लेकिन अब तो चले वो वक्त गुजर गया ना, अब उस बहस में उलझने से फायदा कोई नहीं, इसके ऊपर बहुत बातें हो। सर, ये बड़ी आसानी से आजकल सियासतदान कह देते हैं कि अदालत की न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल था, लेकिन आपको वो ज़माना याद होगा, और कोई ज़्यादा पुराना ज़माना नहीं है, कि जब इस तरह की कोई बात कोई सियासतदान टेलीविज़न पे कहता था तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग जाती थी। लेकिन अभी क्योंकि मामलात बड़े अजीब हैं और सुप्रीम कोर्ट में तकसीम भी है, तो वो PDM का जलसा भी हुआ। खैर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसका हिस्सा नहीं है PDM का, लेकिन वो कंटेनर भी लगा और सिटिंग चीफ जस्टिस को कहा गया कि आप नौकरी छोड़ दें और तनख्वाहें वापस करें और मिरात वापस करें। तो इस तरह का जो रवैया या इस तरह की जो तकरीरें हैं, उसके ऊपर आपका क्या तज्जिया है? हमारा बड़ा सिंपल तज्जिया है जी, कि अगर मुल्क के 25-30 मेजर जो केस होते हैं, पॉलिटिकल केसेस, उनके अंदर सिर्फ 3 रुकनी बेंच बैठता है और 3 मखसूस जज साहिबान हैं, उनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। सवाल गलत है या सही है, इसको एक तरफ रखिए। हम क्या मुतालबा करते हैं कि आप अपनी मर्जी के बेंच ना बनाइए। वो बेंच जिसमें आप सीनियर मोस्ट जजेस को नहीं रखते, अपनी मर्जी के जज बिठाते हैं। किसकी मर्जी से बनाए? फिर जो रूल्स हैं उसके मुताबिक चीफ जस्टिस की मर्जी चलती है ना अभी तक तो सर। चीफ जस्टिस की मर्जी एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। अभी तक तो ऐसे ही है ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आप लेकर आए हैं 184(3) के हवाले से। नहीं बैरिस्टर साहब, ऐसा नहीं है। सर ऐसा ही है, चीफ जस्टिस ही बेंच बनाता है अभी तक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ जस्टिस। बैरिस्टर साहब, मुझे इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है, ये बात आपकी दुरुस्त है, आइन में, कानून में ऐसे ही लिखा गया है जी। ये सोल इख्तियार है वज़ीर आज़म का कि असेंबली किसी वक्त डिसॉल्व कर सकता है। ये सोल इख्तियार है चीफ मिनिस्टर्स का कि वो किसी रीजन के बगैर असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन असेंबली डिसोल्यूशंस हुई, उसके ऊपर अदालत ने नोटिस लिया और रीजनिंग नहीं आ सकी कि असेंबली तोड़ने की जवाब सही नहीं थे, लिहाजा वो डिसॉल्व हुआ असेंबलियां वापस हुई। तो अनकंडीशनल इख्तियारात नहीं होते। मैं एक मिसाल अगर आपकी इजाज़त से एक मिसाल अगर आपको दे सकूं, मिसाल के तौर पे एक लीडर जब वज़ीर आज़म बनता है तो क्या ये उसका सोल प्रेरोगेटिव या उसका इख्तियार नहीं है कि वो अपनी काबीना खुद चुने कि किसको मैं किस पोजीशन पे एज मिनिस्टर देखना चाहता हूँ? इसी तरह चीफ जस्टिस बेंच बनाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। नो बैरिस्टर साहब, ये प्लीज पे मैंगोज विद मैंगोज एंड एप्पल्स विद एप्पल्स। एक मिनट, ऑल जजेस आर इक्वल। हमारा सवाल ये है कि बट चीफ जस्टिस इज द फर्स्ट अमंग्स्ट द इक्वल्स, ये भी कहा जाता है ना सर। ही इज फर्स्ट, लेकिन उनका अनकंडीशनल इख्तियार नहीं है। तो फिर किसका है साथ? आप क्या कहते हैं, किससे पूछ के बनाए बेंच? जी बताने लगा हूं। जी जी। पहली बात तो ये है कि प्यूनी जज के साथ मुशावरत हमेशा होती रही। जज साहब का इख्तियार है, चीफ जस्टिस के इख्तियार को आज ये इख्तियार था, उस वक्त था। लेकिन अगर फर्ज करें हमने चैलेंज कर दिया, हमने फर्ज करें गलत चैलेंज कर दिया, जज साहिबान ने अदालत के अंदर से कहा, आप वकला ने, आपकी बारों ने कहा, हाई कोर्टों ने कहा, जजेस ने कहा कि फुल कोर्ट बना दे, तो हम क्या कह रहे थे कि इन मामलात में जो बहुत कंट्रोवर्सीज आ गई हैं, सवाल उठ गए हैं, अदालत की भी इज्जत का तरह सवाल आ गया है, तो मेहरबानी करें इसके ऊपर आप एक फुल कोर्ट बना लें। तो क्या हर्ज था?
फुल कोर्ट बन जाती, ना जज साहब के ऊपर सवाल उठता, ना सुप्रीम कोर्ट के लिए मसाइल बनते। एक आखिरी सवाल है आपसे कैरा साहब, सवाल ये है कि वैसे है तो क़ियास राइयाँ ही, लेकिन आजकल आपको पता है क़ियास राइयों पे बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि बात ये हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी फेवरेबल पोजीशन में अगली हुकूमत बनाने के लिए, और पॉसिबली बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। वैसे ये मुमकिन है, हो सकते हैं? देखिए बैरिस्टर साहब, वो कहते हैं ना कि शायर ने क्या कहा था कि तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तो सवाल ये है कि बिलावल साहब मेरे लीडर हैं और मेरी एक नेचुरल ख्वाहिश है, अल्लाह करेगा कि वो इस मुल्क के वजीर आज़म बनेंगे और अगली दफा ही बनेंगे। ये हर जमात को उसमें एक सवाल है सर, चाहिए एक सवाल है, एक छोटा सा, कि मेरी ये ख्वाहिश रखने में तो कोई हर्ज नहीं, ख्वाहिश तो रखनी, मेरी ख्वाहिश पूरा होने में ठीक क्या हालात उस तरह हैं, इसके ऊपर आपकी और मेरी राय में इख्तलाफ हो सकता है। यही सवाल है कैरा साहब, यही सवाल है, और इसका जवाब दे दें और उधर प्रोग्राम एंड करते हैं। कि वो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अक्सर कहा जाता है दैट द रोड टू इस्लामाबाद कम्स थ्रू पंजाब, क्योंकि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो पंजाब में जो ज़्यादा सीटें निकालता है वो फिर वफाक में भी बड़े ब्राइट चांसेस होते हैं कि हुकूमत। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में जो मामलात हैं वो तो पिछले कुछ अरसे से बड़े ख़राब हैं, और हल्के पूरे नहीं होते रहे, कैंडिडेट्स पूरे नहीं मिलते रहे। तो पंजाब में कैसे आप लोग सीटें निकालेंगे, और अगर पंजाब में नहीं निकाल सकेंगे तो वफाक में बिलावल साहब वजीर आज़म बनेंगे कैसे, ये सवाल। बैरिस्टर साहब एक बात याद रखिए, 2018 के इंतखाब आपका सामने एक बैरोमीटर है, उसको आप सामने रख के उससे बातें कर रहे हैं सारी, ये सारा मीडिया उसमें बातें करता है। लेकिन आप ये तजिया करते हुए कि 2018 के इंतखाब में पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस क्या रही, हमारे लोगों ने कितने वोट लिए, और आप ये सवाल तो जरूर उठाते हैं, ये सवाल छोड़ जाते हैं कि उस इलेक्शन से जरा कबल हमारी जमात के कितने लोगों को तोड़ के पीटीआई में भेजा गया। हमारे ये अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम इलेक्टेबल्स में चले गए हैं ना, इलेक्टेबल्स के माहौल बन गए, तो उन इलेक्टेबल्स को अगर अचानक वहां भेजा गया और फिर प्रोपेगेंडा किया गया, तो अब वो इलेक्टेबल्स वापस आ रहे हैं सर, वो वापस भी आ रहे हैं और वापस नहीं भी आ रहे, तो लोगों को कम से कम एक फेयर जजमेंट हो गई है, और अब फिर तोड़ के भेजा जा रहा है, अब फिर तोड़ के भेजा जा रहा है। हमारे पास नहीं भेजा जा रहा। अच्छा। हमारा तो सवाल ये है, कहीं और भेजा जा रहा है। मैं अपना जरा आपके पहले सवाल का जवाब दे लूं। हमारा ख्याल ये है कि लोगों के पास अब फेयर ओपिनियन है, उन्होंने तमाम जमातों को बशमूल पीटीआई, मुस्लिम लीग, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, सबको उन्होंने जज कर लिया है, और आज सारे लोगों की ये राय है कि क्राइसिस से निकालने का हुनर अगर किसी बंदे को आता है तो उसका नाम आसिफ जरदारी है, और उसकी सियासत के ऊपर कोई सवाल नहीं है। उनके ऊपर कई लोगों को बहुत सारे एतराजात होंगे, लेकिन उनकी सियासत के ऊपर नहीं है। चलें आपके इस नोट पे प्रोग्राम ख़त्म करते हैं क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कैरा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।